तो कल लास्ट टॉपिक जो हम लोग जस्ट इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिए थे वो क्या था? फाइंडिंग एवरेज वैल्यू। अगर आपको किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू बोला जाए, इसका एवरेज वैल्यू फाइंड करो, तो आप कैसे निकालेंगे, यही हम कल इंट्रोड्यूस किए थे। अभी फिर से स्टार्ट करते हैं वहीं से और फाइंड आउट करते हैं एवरेज वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए यहां पर हेडिंग डाल लीजिए फाइंडिंग एवरेज वैल्यू, फाइंडिंग एवरेज वैल्यू। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक हम आपको एसएचएम में भले पढ़ा रहे हैं, बट अगर इसका एप्लीकेशन आपको आगे भी आएगा, जब आप क्लास 12th में आएंगे तब भी आएगा। जो बच्चे ये नहीं पढ़ के आएंगे क्लास 12th में, आप देखिएगा उनको दिक्कत होगी, उनको वहां, उनके लिए हमको फिर से बताना पड़ेगा। और आप क्योंकि पहले से पढ़े होंगे तो आपको आना चाहिए, और जब हम वहां पढ़ाएंगे 12th में तो आपसे पूछेंगे कि भाई ये पढ़ाए थे, बताओ। तो इस बात को बहुत अच्छे से, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है f, कोई सा भी फंक्शन है f, और ये जो आपका f है ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब ये टाइम का फंक्शन है। टाइम जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे आपका फंक्शन f बदलेगा। अब आपसे बोल दिया जाएगा कि भाई इस f का एवरेज वैल्यू फाइंड करो ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल t। अगर आपको बोला जाए फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ f, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ f ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t। अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? कल रात में हमने आपको फॉर्मूला बताया था इसका कि जो आपका f एवरेज होगा वो आप कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ ft dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, और कहां से कहां तक? 0 से लेकर के t। जितने टाइम इंटरवल में आपको एवरेज वैल्यू निकालने बोला गया है, उतने टाइम इंटरवल तक आप उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। अगर मान लीजिए आपका f x का फंक्शन होगा, मान लीजिए अगर आपका जो f है, अगर आपका ये फंक्शन ऑफ x है और आपको बोला जाए अब इसका एवरेज वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के a। जहां तक आपको बोला जाएगा, जिस इंटरवल में बोला जाएगा कि आप एवरेज वैल्यू फाइंड करो, उस इंटरवल तक आप क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस फॉर्मूले को आपने कल लिख लिया था, ठीक है, अच्छी बात है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि एसएचएम में हमारे को इसका क्या एप्लीकेशन करना है। आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी U जो होता है, ये क्या होता है आपका? हाफ के एक्स स्क्वायर, पढ़ा था आपने। मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है जो कि एसएचएम कर रहा है, और उसका एसएचएम का जो इक्वेशन है वो है आपका x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ठीक, बॉडी एसएचएम कर रहा है और एसएचएम का इक्वेशन क्या है आपका? x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। यहां पर इनिशियल फेज फाई आपका 0 है, मतलब कि स्टार्टिंग टाइम t इक्वल टू 0 पर बॉडी कहां था? x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पर था, वहीं से मोशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको यहां पर बोल दिया जाए कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, एवरेज वैल्यू फाइंड करो x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू a तक, मतलब मीन पोजीशन से लेकर के एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में आप पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है u जो है इसका फंक्शन x के रिस्पेक्ट में आपको पता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और आपको u की ही एवरेज वैल्यू निकालने का ही गई है। तो u का एवरेज वैल्यू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ u x dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 टू a होगा ये। अब ux आपको पता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो आप यहां पर क्या लिख देंगे? आप यहां पर लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू a डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 टू a। किसी को दिक्कत यहां तक? अब इसके आगे क्या है? पूरा मैथ्स है, पूरा तो मैथ्स ही है। इसके आगे आपको इंटीग्रेशन करना है, कर दीजिए। जो आपका कांस्टेंट है 1/2 और के, इसको बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन के, तो क्या हो जाएगा? 1/2 के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू a डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dx कहां से कहां? 0 टू a। ठीक, एक्स स्क्वायर का dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब बाई 3 कर दीजिए, तो 1/2 के इसका क्या हो जाएगा? x क्यूब बाई 3, लिमिट कहां से कहां? लिमिट 0 टू a डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? x, और x का लिमिट कहां से कहां? 0 टू a। ठीक,
इसका इंटीग्रेशन अब आगे क्या करना है आपको, लिमिट पुट करना है। लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 के एक्स क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, ए क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, ये होगा। आपने लिमिट पुट कर दिया और नीचे क्या होगा लिमिट आपका ए माइनस 0। पूरा सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 1/2 के ए क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई ए, तो आपका ए आपका कट जाएगा, यहां पर क्या बचा, ए स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आया, जो u का एवरेज वैल्यू आया वो आपका आया k²/6 आया। समझ में आया किसी को, कहीं कोई डाउट है, लिखिए। लिखने की गति बढ़ाएं, ये 3 लाइन लिखने में इतना टाइम है, कैसे होगा जी आप लोग से 3 घंटा में इतना सवाल करना रहता है, इतना धीरे धीरे तो कैसे होगा, स्पीड बढ़ना चाहिए आप लोग का। अगर ये हो गया तो अगला सवाल आप बनाइए। ये आपको समझ में आया सबको, कहीं किसी को डाउट नहीं है एवरेज वैल्यू निकालने में, निकल जाएगा सबसे, किसी का भी एवरेज वैल्यू देंगे निकाल लोगे पक्का। तो देखते हैं ये वाला आंसर कौन निकाल पाता है, अगले सवाल का आंसर। आप एवरेज वैल्यू निकालिए, सेम आपका एसएचएम है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t/4। बताइए, सेम एसएचएम के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर के टाइम t/4 तक। किसी का नहीं आया, हे प्रभु कैसे होगा। सबसे पहले देखो आपको क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आपको पता है कि यू एवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ut dt 0 से लेकर के t/4, 0 से लेकर के t/4 बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेकर के t/4, ठीक। अब देखो u एज अ फंक्शन ऑफ t आपको निकाला, कितना आया u एज अ फंक्शन ऑफ t, u एज अ फंक्शन ऑफ t जब आप निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, u आपको पता है क्या, हाफ के x² और x की वैल्यू आपको पता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप इस x को कहां पुट कर देंगे, यहां पर, तो आपको u एज अ फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। कर दो पुट, तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू हाफ के x² की जगह क्या रखेंगे आप, a² sin² ओमेगा t। आ गया, ये आपका आया u एज अ फंक्शन ऑफ t, और इस u एज अ फंक्शन ऑफ t को यहां पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ के a² sin² ओमेगा t dt 0 से लेकर के t/4, और इधर आपका इंटीग्रेशन dt 0 से लेकर के t/4। यहां तक पहुंचे थे, यहां तक कौन कौन पहुंचा था, ये आपका एसएचएम का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, a sin ओमेगा t। इस सवाल में जो आपको टाइम के साथ रिलेशन दिया है इसी को आपको यूज करना है, समझ रहे हैं। यहां पर जो आपको इक्वेशन दिया है x इक्वल टू a sin ओमेगा t, आपको इसी को यूज करके निकालना है। आ रहा है समझ में। अब देखिए आपको पता है कि आप इस sin² ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t/2 लिख सकते हैं क्या। इस चीज को नहीं समझ में आया, किस किस को ये समझ में नहीं आया, जल्दी से पूछ लो। सबको आया कि इसको हमने कैसे लिखा, ठीक है, समझ में आएगा तो अच्छी बात है। अब देखो यहां पर लिखो इंटीग्रेशन ऑफ हाफ के a² sin² ओमेगा t को लिख दो 1 माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा t/2 इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन कहां 0 से लेकर के t/4 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन आपका dt क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या, t कहां से कहां 0 से लेकर के t/4। यहां तक किसी को डाउट है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 ka² dt इंटीग्रेशन कहां से कहां 0 से लेकर के t/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 ka² cos ऑफ 2 ओमेगा t dt कहां से कहां 0 से लेकर के t/4, और नीचे में आपका क्या है, यहां पर इस पूरे को आपको कौन डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है आपका नीचे में t/4। आ रहा है समझ में। यहां तक लिखिए, पहले जल्दी लिखिए। चलिए यहां तक आप
यहां तक आप लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, तो आसान है आपका। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इधर आप लिखो पहले 1/t/4, इसको आप बाहर कर लो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अच्छा देखो 1/4 k² कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा 1/4 ka², और अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t, और t को यहां लिखो और इसका लिमिट डाल दो, कितना 0 से लेकर के t/4। फिर आगे बढ़ो, माइनस जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालो, क्या है आपका 1/4 ka², और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2ωt dt क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2ωt dt होगा आपका sin 2ωt डिवाइडेड बाई 2ω। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट होगा आपका 0 से लेकर के t/4। किस किस को यहां पर समझ में नहीं आया, सबको आया पक्का? चलो अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे आप, यहां पर जो है इसको लिमिट पुट कर दीजिएगा, तो यहां पर 1/t/4 यहां पर जैसे था वैसे रह जाएगा, यहां पे 1/4 ka², और यहां पर लिमिट डाल दीजिए t/4 माइनस 1/4 ka²। अब देखो यहां पर साइन ऑफ 2ω t के जगह डाल दीजिए आपका t/4 माइनस साइन ऑफ 0/2ω, ठीक है, ठीक है। अब इस जो आपका ये जो आपका t है, यहां पर जो आपका ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है आपका 2π/t होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। तो इस ओमेगा को हम लिखने जा रहे हैं आपका 2π/T, ठीक है। t से t कैंसिल, 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा, साइन पाई का वैल्यू क्या, साइन पाई का वैल्यू 0, साइन पाई का वैल्यू 0 और साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब ये पूरा टर्म आपका क्या हो गया, ये वाला आपका पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा टर्म हो गया आपका 0। बचा क्या आपका, इधर आपका 1/4 ka² इंटू t/4, ठीक है। यहां पर लिखो आप क्या आएगा आपका 1/4 इंटू 1/4 ka² इंटू t/4। t/4 से t/4 कैंसिल हुआ कैंसिल, तो आपका फाइनली एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है, आपका जो एवरेज वैल्यू आ रहा है u का वो आ रहा है 1/4 ka², मतलब कि कितना 1/4 mω²a²। आया समझ में, लिखिए। चलिए जी, तो हम लोगों ने एनर्जी के बारे में कि एसएचएम के दौरान आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है अच्छे से पढ़ा, उसका एवरेज वैल्यू हमको कैसे निकालना है वो भी हमने पढ़ लिया। अब आते हैं वापस वहीं पर जहां से हमने एसएचएम की कहानी शुरू करी थी। कहां से शुरू करी थी हमने, कि सपोज करिए कि आपके पास कुछ इस प्रकार का सेटअप है जहां पर आपने क्या करा है, एक स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ पर रखा है। यह आपका क्या था, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर था, और इसके साथ आपने क्या कर दिया था, आपने एक मास को, जिसका मास कितना था m था, आपने एक ब्लॉक ऑफ मास m को यहां पर आपने अटैच कर दिया था। और जहां आपने इसको अटैच किया था, इसी को आप क्या बोल रहे थे कि यही इसका क्या है, मीन पोजीशन। क्या बोल रहे थे कि यही इसका क्या है, मीन पोजीशन। क्यों आप इसको मीन पोजीशन बोल रहे थे, क्योंकि यहां पर बॉडी पर नेट फोर्स है वो क्या है, 0 है। मीन पोजीशन पर क्या होता है आपका नेट फोर्स, जो आपका F नेट होता है, F नेट वो क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। जब आप इस ब्लॉक को उसके मीन पोजीशन से, जब आप इस ब्लॉक को उसके मीन पोजीशन से, सपोज करिए कि आप इस ब्लॉक को उसके मीन पोजीशन से, यहां पर आपका मीन पोजीशन था, आप इस ब्लॉक को इसके मीन पोजीशन से x दूरी खींच करके ले आ रहे थे, और जब यहां से आप इस ब्लॉक को रिलीज कर रहे थे, सरफेस आपका स्मूथ था, आप जब इस x डिस्टेंस से यहां से ब्लॉक को रिलीज कर रहे थे तो ये क्या करना शुरू कर रहा था, एसएचएम करना शुरू कर रहा था। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर बॉडी आपका कहां था, रेस्ट में था। और आप कहां से इसको रिलीज किए हो, आप रिलीज किए हो रेस्ट से आपने इसको रिलीज किया है। यहां से एक कंक्लूजन लिखिएगा कि अगर आप एसएचएम कहीं पर भी अगर आपका एसएचएम हो रहा है, और अगर आपका एसएचएम रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, अगर आपका एसएचएम रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि अपने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, जैसे कि यहां पर आपका एसएचएम रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और रेस्ट से स्टार्ट हुआ है मतलब क्या, अपने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर लिखिएगा कि if an SHM starts from rest, then it means the SHM has begun from its extreme position,
एक्सट्रीम पोजीशन। आई बात समझ में कि अगर आपका एसएचएम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, टाइम t इक्वल टू 0 पर बॉडी रेस्ट में थी और वहां से एसएचएम करना शुरू कर रही है, मतलब बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है, अपने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, मीन पोजीशन नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन। आई बात समझ में? ठीक है, उसको आप लिखेंगे अच्छे से नोट मार करके अभी नोट्स कॉपी में। आगे देखिए, जब आपने इस बॉडी को उसके मीन पोजीशन से x दूरी एक्सटेंड करके छोड़ा तो बॉडी ने क्या करना शुरू किया, एसएचएम। क्यों करना शुरू किया कि जैसे ही आप इस स्प्रिंग को x दूरी आप इसको इलोंगेट करेंगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, Fs इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। ठीक है, और यही आपका जो माइनस ऑफ kx है यही आपको क्या प्रोवाइड करेगा, नेट फोर्स ma। F नेट इक्वल टू ma होता है यहां पर, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, सिर्फ आपका स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, माइनस ऑफ kx लग रहा है। तो इसको हमने क्या कर दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दिया। ये सब हमने पहले भी किया है, फिर हम इसको रिपीट कर रहे हैं। तो यहां से आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस ऑफ k बाई एम इंटू एक्स आया। इसी k बाई एम को हम क्या बोल देते थे, इसी k बाई एम को हम बोल देते थे, क्या बोलते थे बताओ, इस k बाई एम को हम क्या बोलते थे, माइनस ऑफ k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर बोल देते थे। तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहां से आपका ओमेगा का जो वैल्यू आता था वो आता था आपका अंडर रूट k बाई एम। ये क्या था आपका, ये था आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये था आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई बाई ओमेगा, और 2 पाई बाई ओमेगा का मतलब क्या है, 2 पाई बाई अंडर रूट एम अपॉन के। ठीक है, यहां से आपका टाइम पीरियड आ जाता था। तीसरा चीज आप क्या निकालते थे, आप निकालते थे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t, और 1/t फ्रीक्वेंसी क्या अगर आपका होता है तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट k बाई एम। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। कब पढ़ी थी, जब आपका जो एसएचएम हो रहा था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा था, पढ़ा था। जब आपने इस मास को स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में लाकर रखा था, फिर उसको एक्सटेंड किया था, आपका एसएचएम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा था, तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आया था, अंडर रूट k बाई एम। टाइम पीरियड कितना आया था, 2 पाई अंडर रूट m बाई k, और फ्रीक्वेंसी कितना आया था, 1/2 पाई अंडर रूट k बाई एम। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस मास को और स्प्रिंग सिस्टम को वर्टिकल प्लेन में लाने जा रहे हैं, और देखेंगे कि अगर हम इस मास को स्प्रिंग से ऐसे लटका दें, स्प्रिंग आपका ऐसे लटक रहा है और उसके नीचे हम एक मास को अटैच कर दें, तब जो आपका एसएचएम होगा तो वहां पर उसका ओमेगा कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मीन पोजीशन कहां होगा, ये सारी बातें अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक के डिस्कशन में कहीं भी किसी को डाउट है अगर तो पूछिए, क्योंकि अगर यहां डाउट होगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। कहीं पर अगर किसी को कुछ चीज समझने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है तो पूछ लीजिए, और नहीं हो रही है तो इसको लिख करके आगे बढ़ जाए। कहां पर, मास रेस्ट से स्टार्ट होगा तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे तो उसको पहले रखना पड़ेगा। हाँ, आपने रखा, आपने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लाया, छोड़ा, और यहां से आप इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। मतलब जब अगर मास यहाँ बीच मीन पोजीशन पर है, उसको खींच के लाएंगे, नहीं वो एसएचएम नहीं है, वहां तक तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, वहां कोई एक्सटर्नल एजेंट आके फोर्स लगा रहा है, इसलिए हम उस टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एसएचएम में क्या होती है, आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर के एक्ट करेगा, यहां से यहां तक ला करके जो उसको खींच रहा है, उससे हमको मतलब ही नहीं है उसको किसने खींचा, कैसे खींचा, रोप रस्सी लगाकर खींचा कि हाथ से पकड़ के खींचा कि आपका क्या उसको बोलते हैं क्रेन से लाकर के खींचा, कैसे खींचा, कोई मतलब नहीं है। बस इस बात से मतलब है कि आपने इसको यहां पर लाया, और अब जब आपने छोड़ा है टाइम t इक्वल टू 0 पर, वहां से आप इसके मोशन को स्टडी करना शुरू कर रहे हो। आ रहा है बात समझ में, लिखिए। मेरी जो छोटी छोटी बहन लोग हैं, लोग मामा की बेटी है, वो लोग क्या करेगी ना कि एकदम धीरे धीरे हैंडराइटिंग बना के गोल गोल सुंदर सुंदर लिखेगी। यहां वो हिसाब किताब मत डालो यार, यहां पर बस इतना लिखो कि सवाल बनना चाहिए, आंसर आ जाए, कम टाइम में आ जाए, वो बस देखो, हैंडराइटिंग मत देखो। यहां पे भी सिलेक्शन हो जाएगा जब, फिर हैंडराइटिंग के बारे में सोचना। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता है, आपका जो हैंडराइटिंग है, चाहे आप पढ़ने में कैसे भी हो, अच्छे स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन जो आपका हैंडराइटिंग होता है आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ बताता है। जिनका हैंडराइटिंग साफ सुथरा होता है ना, अच्छा, जिसको देख करके मन अट्रैक्ट हो जाए, भाई एकदम अरे वाह क्या लिखा है,
आप देखना कि वो लोग अपने लाइफ में कोई भी चीज करते होंगे ना, सिर्फ हैंडराइटिंग की बात, सिर्फ लिखने की बात नहीं है, लिखावट की, उनके लाइफ में जो कुछ भी वो करते होंगे बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से करते होंगे। आप उनके रूम में कभी चले जाना, आपको हर एक चीज व्यवस्थित जगह पर देखने को मिलेगी। और जिनका हैंडराइटिंग इधर उधर होता है ना, मतलब कहाँ लिखे उनको खुद अगर बोल दोगे पढ़ने के लिए उनको खुद समझ में नहीं आएगा। आप एक बार उनके रूम में जाकर के देखना, 6 महीना साल भर में एक बार रूम साफ करते होंगे। ये होता है, ये आपके बारे में, आपकी साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताता है कि आपके लिए छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें कितनी इंपॉर्टेंट रखती हैं। और जिसका एक चीज इसका एक एस्पेक्ट इसका ये भी है कि आप ये भी देखते हो कि जैसे मान लीजिए आप साल में इक्का दुक्का दिन अपना रूम साफ करते होंगे, बाकी मान लेते हैं कि आपका 363 दिन रूम खराब रहता है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जिस दिन आप रूम साफ करते हैं उस दिन आपको खुद अपने रूम में जाने का मन करता है कि नहीं करता है? लगता है अरे वाह यार मेरा ही रूम है ऐसा, अरे वाह कितना अच्छा रूम है, साफ है, काश ऐसा रूम रोज रह पाता, लेकिन 4 दिन बाद फिर खराब हो जाता है। तो जब आप नोट्स साफ सुथरा लिखते हैं ना, तो आप रिवीजन जब करने जाते हैं, जब आप रिवीजन करने के लिए वापस नोट्स कॉपी पर जाएंगे, तो आपको रिवीजन करने के लिए वो कॉपी आपका अट्रैक्ट करेगा, खुद आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको मन करेगा कि हाँ हम इस चीज को रिवाइज करते हैं, अच्छे से रिवाइज करते हैं। और यही रीजन है कि लड़कियों का अगर आप नोट्स कॉपी देखेंगे ना, तो वो अलग अलग रंग से कलर कोडिंग यूज करके नोट्स बनाती हैं। और उनका नोट्स देखो भाई, इतना जबरदस्त नोट्स, भले वो ना पढ़े अलग बात है, उनका नोट्स कोई और यूज करके पढ़ ले वो अलग बात है, लेकिन नोट्स का अच्छा बनना भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि आप कितना रिवीजन, आप रिवीजन करने जाए, आप कॉपी खोले मान लीजिए, अब आपने ऐसा नोट्स बनाया है जहां पता ही नहीं चल रहा है कि पहला दिन क्या पढ़े थे, आखिरी दिन क्या पढ़े थे, सब एक दूसरे में मिक्स है, तो क्या आप रिवीजन करोगे यार? कुछ आपसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन यही आपका नोट्स अगर साफ सुथरा बना हुआ है, प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, कलर कोडिंग का आपने यूज करा है, आपने बॉक्सेस बना करके मार्क करे हुए हैं कि ये मेन फॉर्मूला है, इसको हमको याद देखना है, कहीं पर आप अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है उसको अलग कलर से आप उसको मार्क किए हुए हो, तो आप रिविजन करने जाओगे तो आपको मजा आएगा यार कि हाँ चलो रिविजन करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, हैंडराइटिंग का अच्छा होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लास में इतना धीरे नहीं लिखना है। क्लास में पता चला, क्लास में लिखकर, एक है कोई मेरी जान पहचान में, उससे वो मेरे को बोली कि मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, बहुत खराब है मेरा हैंडराइटिंग। हम बोले अच्छा जरा दिखाओ अपना हैंडराइटिंग। जब उसका हैंडराइटिंग देखे, हम बोले कि तुम मेरा हैंडराइटिंग जब देखेगी ना, तो तुम बोलेगी कि अरे वाह तुम्हारा हैंडराइटिंग कितना अच्छा है। भाई वो लोग अपने अच्छे हैं, उनका जो खराब हैंडराइटिंग है ना, वो हमारे अच्छे हैंडराइटिंग से भी अच्छा होता है। समझ रहे हो? ये होता है, मान लीजिए आप लोग। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस जो आपको बनाना है, आप ऐसा करा कीजिए कि अगर आप जो अपना मेन कॉपी बना रहे हैं, नोट्स कॉपी या रिवीजन कॉपी, उसको घर पे प्रॉपर टाइम देके बनाइए। और जो आप क्लास में कर रहे हैं, इस बार ज्यादा हैंडराइटिंग मत बनाइए, क्योंकि इससे मेरा स्पीड स्लो हो जाएगा। समझे? चलिए, अब क्या है कि आपके स्प्रिंग मास सिस्टम को, जो अभी तक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लग करके एसएचएम करा रहे थे, अब हम उसको लेकर के आ रहे हैं वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, आपको 2 बातें पिछले डिस्कशन से याद रखनी है। पहला, मीन पोजीशन वहां पर होगा जहां पर बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपका बॉडी एसएचएम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब अपने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लीजिए ये है आपका, यहां पर आपका वॉल है, सपोर्ट है, और यहां से आपका एक स्प्रिंग लटक रहा है। ये आपका स्प्रिंग लटक रहा है, ये आपका स्प्रिंग जो अभी अपने नेचुरल लेंथ पर है, इसका आपका स्टिफनेस बोल दो कि आपका के। ठीक, आपने क्या किया कि इस स्प्रिंग के नीचे आपने, ये जो आपका स्प्रिंग था, आपने इस स्प्रिंग के नीचे एक ब्लॉक अटैच कर दिया मास m का। ठीक है, पिछले वाले केस में जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहे थे, जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसएचएम करवा रहे थे, आप जब स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पर ब्लॉक को अटैच करते थे, यही इसका मीन पोजीशन हो जाता था, क्योंकि यहां पर इस पर नेट फोर्स 0 होता था। इस वाले केस में जब आपने स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पर जिस मोमेंट में आपने इस ब्लॉक को यहां अटैच करा होगा, क्या यही इसका मीन पोजीशन बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं आया था। जैसे ही आपने इसको यहां पर अटैच करा, स्प्रिंग में क्या भी कोई एक्सटेंशन है? नहीं है। इस मोमेंट पर स्प्रिंग में तो कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो स्प्रिंग फोर्स 0। लेकिन ग्रेविटी तो भैया लग रहा होगा, mg ये तो लग ही रहा होगा, ये इसको आप कैसे हटाओगे? तो अगर, क्योंकि अब आपका यहां पर एक नेट फोर्स लग रहा है, तो इस नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन को तो हम मीन पोजीशन नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है मीन पोजीशन वहीं पर होगा जहां हमारा नेट फोर्स 0 होगा।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि क्योंकि अभी आपका इधर नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये जो ब्लॉक है यहां पर तो नहीं रहेगा, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। जैसे जैसे ये नीचे आएगा स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी, और जैसे जैसे नीचे आएगा, क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ रही है मतलब स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है, नीचे वाला फोर्स तो कांस्टेंट है, ग्रेविटी तो नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, ग्रेविटी तो कांस्टेंट है mg। बट ऊपर का जो स्प्रिंग फोर्स है, जैसे जैसे नीचे ब्लॉक आ रहा है वैसे वैसे आपका स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स बढ़ते 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 इस ग्रेविटी को बैलेंस कर देगा, करेगा बैलेंस, और जहां पर ये बैलेंस होगा वहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जहां पर नेट फोर्स जीरो हुई हम बोल देंगे यही आपका बॉडी का क्या है, मीन पोजीशन है। ठीक है, तो आपने क्या करा, मान लेते हैं कि आपका ये जो मास है, जो आपका मास है ये क्या करेगा, इसको एक्सटेंड कराएगा, स्प्रिंग को एक्सटेंड कराया, और ये सारी प्रोसेस बहुत स्लोली हो रहा है। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसको आप पकड़ के सपोर्ट दे करके आपको इसको नीचे आपका ब्लॉक आ रहा है, मास आ रहा है, और नीचे आते 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 मान लीजिए आपका यहां पर कहीं ये पहुंचा। ठीक है, जहां इस पोजीशन से, नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन से मान लेते हैं कि इसने यहां पर x दूरी इस स्प्रिंग को खींचा, तब जाकर के आपका नीचे mg जो आपका लग रहा था और ऊपर जो आपका स्प्रिंग फोर्स के x लगेगा, इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पर हम इस पोजीशन को क्या बोल देंगे कि ये है आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका मीन पोजीशन। कितनी दूरी होगा मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन से, निकाल लो भैया। एट मीन पोजीशन दोनों फोर्सेस बराबर होंगे क्योंकि नेट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए, तो आप बोल दो कि kx शुड बी इक्वल टू व्हाट, mg एट मीन पोजीशन। तो यहां से आपको x का वैल्यू पता चल गया कितना, mg अपॉन x का वैल्यू पता चल गया mg अपॉन k। मतलब नेचुरल लेंथ से जब आपका स्प्रिंग x दूरी mg अपॉन k एक्सटेंड होगा तब जाकर के आपको मीन पोजीशन मिलेगी। तो पहला चेंज क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल प्लेन में जैसे ही आप शिफ्ट हुए, पहला चेंज ये हुआ कि मीन पोजीशन अब आपका नेचुरल लेंथ पर नहीं मिलेगा, मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ से कितना नीचे मिलेगा, mg अपॉन k पर मिलेगा, यानी कि मीन पोजीशन शिफ्ट हो गया। आई बात समझ में, इतना लिखिए। अब इसके बाद देखते हैं कि ओमेगा पे, टाइम पीरियड पे, फ्रीक्वेंसी पे क्या चेंज हुआ होगा। लिखिए, देखिए आप बोल रहे हैं कि आप ऊपर को प्लस मानेंगे, नीचे को आप माइनस मानेंगे। ठीक है, तो आपका जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स आप क्या लिखेंगे, आप नेट फोर्स लिखेंगे kx ऊपर की तरफ माइनस mg नीचे की तरफ, और नेट फोर्स मीन पोजीशन पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स हो गया आपका क्या, जीरो। तो kx बराबर किसके हुआ, mg के, तो x बराबर कितना आया, mg अपॉन k आया। अब आया समझ, लिखिए। तो आपने पता कर लिया कि जब आप इस मास को अटैच करेंगे तो जो आपका मीन पोजीशन मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, x इक्वल टू mg बाई k पर मिलेगा। ठीक है, अभी क्या है, हम तो हैं भाई इंसान, हमें तो किसी चीज से चैन मिलता नहीं, इतना में तो संतुष्टि मिलेगा नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसको और नीचे खींच करके लाएंगे और देखेंगे कि आपका SHM हो रहा है तो कितना उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड कितना है, फ्रीक्वेंसी है, वो सब निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब देखो ये है आपका मीन पोजीशन। जो आप पहले मीन पोजीशन से जिस तरह से आप इसको एक्सटेंड करते थे मीन पोजीशन से, तो SHM करना शुरू करता था। अब वही चीज हम करने वाले हैं, मीन पोजीशन हमको मिल चुका है, हम क्या करेंगे, इसको मीन पोजीशन से, ये आपका दूरी कितना हो गया, ये आपका दूरी है mg अपॉन, ये आपका दूरी है mg अपॉन k। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको x और नीचे लेकर के आएंगे। जैसे आप पिछले केस में इसको मीन पोजीशन से ले जाकर के खींच करके एक्सटेंड कर देते थे, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, इस वाले मीन पोजीशन से इसको x दूरी और नीचे लेकर के आएंगे। लेकर के आ जाइए, आप क्या करो, आप यहां पर सपोज कर लीजिए आपका सपोर्ट है, अगले इंस्टेंट पे आपने क्या करा, इस स्प्रिंग को आपने खींच करके और लंबा कर दिया। आपने क्या किया, ये था आपका मीन पोजीशन, यहां पर था आपका नेचुरल लेंथ, ये दूरी थी आपकी कितनी, ये दूरी थी आपकी mg अपॉन k था, और यहां से आपने मीन पोजीशन से क्या कर, ये आपका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से आपने इसको और क्या कर दिया, x नीचे खींच करके लेते हैं। तो जब आप यहां पर क्या था, नेट फोर्स जीरो था, बट जैसे आप इसको नीचे और खींच करके लाएंगे, ग्रेविटी तो कांस्टेंट है बट स्प्रिंग में एक्सटेंशन और बढ़ गया, मतलब ऊपर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया, और ऊपर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया तो मतलब क्या, यह ब्लॉक को ऊपर लेकर के जाएगा। जब आप इसको छोड़ेंगे, जहां से छोड़ेंगे वहां पर ये रेस्ट में होगा, मतलब वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन से जब आप छोड़ेंगे तो अब क्या करेगा, ऊपर नीचे आपका SHM करना शुरू कर देगा। ठीक है,
इस पोजीशन में जब आपका ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, जब आपका ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे और कितने कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, इसका एफबीडी बनाओ। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा आपका mg, ये तो कांस्टेंट है, ये तो यहां भी उतना ही लगेगा, यहां भी उतना ही लगेगा, यहां भी उतना ही लगेगा। mg इज अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक। ऊपर स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हो चुका है, यहां पर आते आते स्प्रिंग यहां पर नेचुरल लेंथ पर था, यहां पर आपका स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर था, बट यहां आते आते स्प्रिंग में टोटल एक्सटेंशन कितना हो चुका है, mg बाई के प्लस एक्स। तो टोटल स्प्रिंग फोर्स कितना हो चुका होगा, टोटल स्प्रिंग फोर्स हो चुका होगा k इंटू, टोटल जो आपका स्प्रिंग फोर्स हो चुका होगा वो हो चुका होगा आपका k इंटू mg बाई के प्लस एक्स। टोटल एक्सटेंशन स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, k इंटू एक्स, जहां x एक्सटेंशन होता है उसके नेचुरल लेंथ से, तो यहां नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंड किया है, mg बाई के प्लस एक्स। तो अब स्प्रिंग फोर्स आपका बढ़ के हो चुका है k इंटू mg बाई के प्लस एक्स, और नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है, नीचे लगने वाला फोर्स है आपका ग्रेविटी। क्योंकि अब आपका ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो आपका नीचे लगने वाले फोर्स से ऊपर ज्यादा हो चुका है, तो आपका नेट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो नेट फोर्स अगर आपका ऊपर की तरफ लगेगा तो आपका नेट फोर्स आप इसको इक्वेट कर दो किससे, मास इनटू एक्सेलरेशन से, ठीक है। नेट फोर्स बराबर क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो नेट फोर्स आपका ऊपर की तरफ लगेगा उसको हमने इक्वेट कर दिया किससे, मास इनटू एक्सेलरेशन से। अब आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, k इंटू mg बाई के क्या हो जाएगा, k कट जाएगा, mg आया, प्लस k इंटू एक्स माइनस m इंटू जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। mg से mg आपका हो गया कैंसिल, हुआ। अगर आपका mg से mg कैंसिल हो गया तो यहां से आपका ma बराबर क्या आया, k इंटू एक्स। तो आपका एक्सेलरेशन बराबर क्या आया, k एक्स बाई m आया। क्या ये फिर से जो आपका एक्सेलरेशन है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और हमने आपको बताया था कि जब भी आपका एक्सेलरेशन x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मतलब SHM आपका होगा कि नहीं होगा। और आपका ये जो पार्ट होता था इसी को हम क्या बोल देते थे, k बाई एम को, इसी को हम बोल देते थे आपका क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है, k बाई एम के बराबर, मतलब ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट k बाई एम। मतलब कि जब आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन से उठा करके अपने मास को वर्टिकल प्लेन में रखा, मीन पोजीशन तो चेंज हुआ मगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी भी उतनी ही है जितनी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती थी। वहां भी ओमेगा होता था अंडर रूट के बाई एम, यहां भी आपका ओमेगा कितना है, अंडर रूट के बाई एम। और क्योंकि आपका ओमेगा सेम है तो आपका टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। अगर आपका टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड वहां कितना होता था, वहां होता था 2 पाई अंडर रूट m बाई के। यहां भी क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो ना तो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, ना ही आपका टाइम पीरियड चेंज हुआ है, और टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t। इसी का आप रेसिप्रोकल ले लो तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। वहां जितनी फ्रीक्वेंसी होती थी यहां भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर आपका यहां पर कोई कांस्टेंट फोर्स, कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा था, यहां पर क्या लगना शुरू हुआ, एक आपका ग्रेविटी लगना शुरू हुआ। बट ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स है। ग्रेविटी क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है। और अगर आपका कांस्टेंट फोर्स लग भी रहा है तो उससे सिर्फ इतना बदलाव होगा कि आपका मीन पोजीशन बदल जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होगा। लिखिए यहां तक, पहले समझ में आया? किसी को डाउट है? आपका जो सवाल था, आपका सवाल क्या था कि अगर आप यहां पर बहुत बड़ा मास रख दोगे तो वो क्या होगा। जब आप यहां पर बहुत बड़ा मास रख के अचानक से छोड़ दोगे ना, तो क्योंकि उस यहां पर स्प्रिंग फोर्स तो अभी जीरो है क्योंकि नेचुरल लेंथ पर है, बट नीचे ग्रेविटी तो लग रहा होगा, तो ग्रेविटी क्या करेगा, उसको नीचे खींच करके लाएगा। ठीक है, नीचे लाएगा 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 लाएगा, क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी बढ़ रही होगी बढ़ रही होगी बढ़ रही होगी। और जैसे ही आपका स्प्रिंग फोर्स इस ग्रेविटी को बैलेंस करेगा, मीन पोजीशन पर आएगा। नेट फोर्स तो जीरो हो चुका है, बट मीन पोजीशन तक आते आते वेलोसिटी बढ़ चुकी है, वेलोसिटी अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच चुकी है। तो भले बॉडी अपने मीन पोजीशन पर आ चुका है, लेकिन वो मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, अपने वेलोसिटी के चलते क्या करेगा, नीचे जाएगा, और नीचे जाकर के नीचे वाले एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। जब नीचे वाले एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा तो क्या हुआ, ग्रेविटी तो कांस्टेंट है लेकिन स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अब मीन पोजीशन से और एक्सटेंड हो चुका है। तो क्योंकि अब स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया तो बॉडी अब फिर से आपका उसको ऊपर खींचेगा आपका स्प्रिंग, और इस तरह से आपका एसएचएम होने लगेगा। आया समझ में? बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो आपका
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती थी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगा। लिखिए इसको और जल्दी लिखिए। इस पूरे डिस्कशन से जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको याद रखना है कि अगर आपका फोर्स कांस्टेंट लग रहा भी है मास पर, कोई कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो सिर्फ वो उसके मीन पोजीशन को चेंज करेगा, उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या करा था, वर्टिकल प्लेन में मास को लाकर के रखा था और उसको एसएचएम करवा रहे थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एसएचएम करवाएंगे कहां पर, एक इंक्लाइंड प्लेन पर। ठीक है, मान लीजिए आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन है थीटा। अगर आपका इंक्लिनेशन है थीटा, यहां पर आपने क्या करके रखा था, यहां पर आपने एक स्प्रिंग को रखा था और इस समय आपका जो स्प्रिंग था इसका स्टिफनेस था K और ये अपने नेचुरल लेंथ पर था। ठीक, अगर आप इसके साथ एक मास को अटैच कर देंगे, जैसे ही आपने इसके साथ मास को अटैच करोगे, स्प्रिंग में तो उस वक्त कोई एक्सटेंशन नहीं है, स्प्रिंग फोर्स 0 है, बट जब आप इसके साथ एक मास अटैच करोगे, मास का आपको पता है एक कंपोनेंट नीचे लग रहा होता है mg sin थीटा, वो mg sin थीटा क्या करेगा, उसको नीचे लेकर के आएगा। ठीक है, और कहां पर जाकर के सेटल करेगा फाइनली, जहां पर उसका, आप ये सारा प्रोसेस आप स्लोली कर रहे हैं, बहुत स्लोली कर रहे हैं, तो सेटल कहां पर जाकर करेगा, वो आपका सेटल करेगा जहां पर आपका नेट फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। कर देते हैं, तो हमने क्या करा, इस इंक्लाइंड प्लेन में जो हमने मास रखा था, यहां पर आपका सपोज कर लीजिए ये आपका स्प्रिंग था। ठीक है, ये आपका अभी आपका स्प्रिंग जो था आपका यहां पर नेचुरल लेंथ पर था, यहां पर इसका मान लेते हैं ये इसका नेचुरल लेंथ है। ठीक है, तो आपका जो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर था, हमने यहां पर क्या करा, इसके साथ ला करके एक ब्लॉक को अटैच कर दिया, जिस ब्लॉक का मास है आपका m। ठीक है, जब आप इसको अटैच करेंगे, ये क्या करेगा, कहीं नीचे आएगा, बहुत स्लोली प्रोसेस हो रहा है, कहां आकर के ये सेटल करेगा, या आकर के आपका सपोज कर लो सेटल किया, सपोज कर लीजिए यहां पर आपका स्प्रिंग है, यहां पर आपका स्प्रिंग है, ये है उसका, यहां पर है उसका मीन पोजीशन, ये कहीं यहां पर आकर के सपोज कर लीजिए आपका मास सेटल करा। ठीक है, यहां पर आपका मास आकर के सेटल किया, मतलब कि इसके मीन पोजीशन से, यहां जो आपका मीन पोजीशन था, यहां से इसने कितना एक्सटेंशन लिया, यहां से आपने इसका एक्सटेंशन मान लेते हैं हम, आपका ये हुआ आपका x। ठीक है, यहां पर आकर के नेट फोर्स नीचे कितना लग रहा है आपका mg sin थीटा, और ऊपर कितना लग रहा होगा, आपका नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंड हुआ है x, तो आपका ऊपर फोर्स लग रहा होगा k इंटू x। जहां पर भी मीन पोजीशन होगा, वहां पर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी, बैलेंस कर देंगी, मतलब कि आपका kx किसके बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा के। ठीक है, तो आपका यहां से x पता चल गया आपको, mg sin थीटा अपॉन mg sin थीटा अपॉन k। ये क्या है आपका, ये है आपके नेचुरल लेंथ से नीचे कितना आकर के बॉडी आपका मीन पोजीशन पर पहुंचा है। ठीक है, जब ये मीन पोजीशन पर पहुंच गया, मान लीजिए इसका मीन पोजीशन है, अब आप क्या करेंगे, इससे और इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो क्या करना शुरू हो जाएगा, बॉडी आपका एसएचएम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहां पर ये दूरी कितना है आपका, यहां से यहां पर आपका ये आपका नेचुरल लेंथ था, यहां पर आपका नेचुरल लेंथ था, नेचुरल लेंथ से आप इतने दूरी जाने के बाद आपको मिला मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कितना है, mg sin थीटा अपॉन k। अब आप मीन पोजीशन से क्या कर रहे हैं, इसको और सपोज कर लीजिए यहां पर आप एक्सटेंड करके ले आ रहे हैं, मतलब आप इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं x। तो टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया आपके नेचुरल लेंथ से, नेचुरल लेंथ से टोटल एक्सटेंशन हो गया mg sin थीटा बाई k प्लस x। तो आपका टोटल स्प्रिंग फोर्स अब कितना लगेगा ऊपर की तरफ, अब आपका लगेगा k इंटू mg sin थीटा अपॉन k प्लस x। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हुआ आपका स्प्रिंग फोर्स। नीचे आपका जो mg sin थीटा लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन, ये तो आपका कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स आपका लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन ऊपर की तरफ, इसको हम क्या कर देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, k से k आपका कैंसिल, ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा प्लस kx माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, mg sin थीटा कैंसिल, तो kx बराबर क्या आया, ma, मतलब कि ma इज इक्वल टू k इंटू एक्स, एक्सेलरेशन का वैल्यू k बाई m इंटू एक्स। जब आप इसको a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर करेंगे तो यहां पर भी आपका ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, k अपॉन m, मतलब यहां भी आपका ओमेगा आएगा अंडर रूट k बाई m, मतलब कि आपके मीन पोजीशन में तो बदलाव हुआ मगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही है अंडर रूट k बाई m, टाइम पीरियड वही है 2 पाई अंडर रूट m बाई k, फ्रीक्वेंसी भी आपका वही रहने वाली है। क्यों ये सब हो रहा है,
क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है ग्रेविटी की वजह से वो कांस्टेंट है, वो सिर्फ आपके बॉडी का मीन पोजीशन चेंज करेगा, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? कैसे निकालेंगे मीन पोजीशन, समझ में आया? कैसे निकालेंगे ओमेगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, समझ में आया? लिखिए। सपोज करिए ये आपका सपोर्ट था, यहां आपका एक स्प्रिंग था जो कि अपने नेचुरल लेंथ पर था और स्प्रिंग का स्टिफनेस है K। आपने इस स्प्रिंग पर क्या करा, एक मास अटैच करा, एक मास अटैच करा इस वक्त जब ये अपने नेचुरल लेंथ पर था, जिसका आपका वैल्यू है कैपिटल M, जिसका मास है कैपिटल M। अब आपको पता है कि इस पोजीशन पर ये रहेगा नहीं, क्योंकि नीचे आपको ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा है और ऊपर स्प्रिंग फोर्स इस इंस्टेंट पर 0 है, क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है। तो ये ग्रेविटी क्या करेगा, इसको नीचे लेकर के आएगा। ये सारा प्रोसेस मान लेते हैं बहुत स्लोली हो रहा है, ठीक है। कुछ देर के बाद क्या होगा, ये कहां पर आकर के रुकेगा, कहां पर रुकेगा, जहां पर नेट फोर्स जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहां पर मान लेते हैं कि यहां इतना एक्सटेंशन होने के बाद आपका नीचे का ग्रेविटी, और क्योंकि अब एक्सटेंशन हो चुका है इसके नेचुरल लेंथ से, तो अब आपका ऊपर मान लेते हैं आपका एक्सटेंशन हुआ x, और x एक्सटेंशन होने के बाद क्या हो चुका होगा, ऊपर में स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा kx, नीचे में आपका लग रहा होगा mg। ये दोनों क्या कर देंगे, दूसरे को बैलेंस कर देंगे। कितने दूरी पर आपका जाकर के बैलेंस हुआ था, kx इक्वल टू mg, तो x इक्वल टू क्या, mg बाई k पर आपका बैलेंस हुआ था। यहां पर m आपका कैपिटल M होगा, ठीक है, m आपका कैपिटल M होगा। मतलब कैपिटल mg बाई k पर, कैपिटल mg बाई k पर जाकर के ये ब्लॉक आपका रेस्ट में आया होगा, और ये बन चुका होगा क्या, इसका, ये बन चुका होगा इसका क्या, मीन पोजीशन, ठीक है, क्योंकि यहां पर नेट फोर्स अभी आपका 0 है, ठीक। अब जरा समझना कि यहां पर भी क्या होने वाला है। ये दूरी है आपका कितना, mg बाई k, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने इस इंस्टेंट पर क्या किया, एक छोटा सा मास लिया, बहुत छोटा सा पॉइंट मास लिया, जिसका वैल्यू है स्मॉल m। एक छोटा सा मास लिया आपने स्मॉल m, और स्मॉल m को ला करके आपने यहां पर रख दिया और रख करके छोड़ दिया। कोई आपने सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा, आपने रखा स्मॉल m मास को और यहां पर आपने रख करके छोड़ दिया। यहां पर क्या था, नेट फोर्स 0 था जब तक ये स्मॉल m मास नहीं आया था, नेट फोर्स 0 था। बट जैसे ही ये स्मॉल m मास यहां पर आपने अटैच करा, नीचे लगने वाला फोर्स फिर से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया मतलब क्या, ये अब लेकर के इसको नीचे आएगा, नीचे आएगा। कितना नीचे लेकर के जाएगा, ये नीचे आएगा। मान लेते हैं कितना नीचे जाने पर आपका फिर से नेट फोर्स 0 होगा। मान लेते हैं कि यहां पर आया और यहां पर आते आते ये आपका मास m अटैच्ड है इस पे स्मॉल m, ये आपका कैपिटल M। मान लेते हैं इतना नीचे आने के बाद फिर से जाकर के आपका नेट फोर्स नीचे जो लग रहा है, अब नीचे कितना फोर्स लगेगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g। इतना नीचे आने के बाद नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। बट एक बात बताना, यहां पर नेट फोर्स तो 0 हो गया, बट क्या ये यहां पर रेस्ट में होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां से जब ये नीचे आना शुरू हुआ होगा तो यहां आते आते इसके पास एक वेलोसिटी आ गई होगी। इस केस में क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि हमने आपको बार बार बोला था कि आप इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है, सारा प्रोसेस स्लोली हो रहा है। बट यहां पर आपने मास को अटैच किया और अटैच करके छोड़ दिया। जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा, ठीक है। नेट फोर्स आपका यहां से घटते घटते यहां 0 हो चुका है, बट यहां आते आते बॉडी के पास एक वेलोसिटी आ चुकी है। तो ये वेलोसिटी क्या करेगी, इसको, ये आपका है मीन पोजीशन, ये आपका मीन पोजीशन, क्योंकि यहां पर नेट फोर्स 0 हो चुका है, बट वो वेलोसिटी क्या करेगी, इसको और आगे लेकर के जाएगी, ठीक है। अब दो बातें, यहां पर बॉडी रेस्ट में था, जब आपने इस मास को यहां पर अटैच करा था बॉडी रेस्ट में था, अटैच करके आपने मास को छोड़ दिया था, यानी कि बॉडी SHM कहां से स्टार्ट करना शुरू कर रही है, रेस्ट से। रेस्ट से मतलब कहां से, एक्सट्रीम पोजीशन से। मतलब ये क्या बन चुका है आपका, एक्सट्रीम पोजीशन। हमने आपको बोला था अगर SHM रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो पोजीशन उसका क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां पर जैसे ही आपने मास को अटैच करा, आपको पता है मास अटैच करने के बाद क्या होगा, ये नीचे आएगा, मीन पोजीशन तक तो पहुंचेगा, बट इसके पास वेलोसिटी आ चुकी होगी तो ये आगे जाएगा, और ये ऊपर नीचे उसी वेलोसिटी के कारण क्या करेगा, आपका SHM करना चालू कर करेगा। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां से आपका ये आप मास अटैच कर रहे थे, आपने अटैच करके छोड़ा था, वो क्या बन चुका है आपका, एक्सट्रीम पोजीशन। आ रहा है बात समझ में? अब हमें क्या करना है, ये दूरी हमको पता है,
क्या हम ये दूरी निकाल सकते हैं? इसका मीन पोजीशन जो है नेचुरल लेंथ से कितना दूर होगा? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? नीचे लगने वाला फोर्स आपको पता है क्या? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। यहां से यहां तक का जो भी एक्सटेंशन होगा, मान लेते हैं यहां से यहां तक का आपका एक्सटेंशन है कैपिटल X। स्प्रिंग आपका नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंड हुआ है? कैपिटल X। मतलब K इंटू एक्स ऊपर फोर्स लग रहा होगा और वो K इंटू एक्स इसको बैलेंस कर रहा होगा मीन पोजीशन पे। तो आप लिख लो, यहां पर लिखो K इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। मतलब यहां से X का वैल्यू आ गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी अपॉन K। ये क्या है? नेचुरल लेंथ से यहां तक बॉडी का जो मीन पोजीशन है, या ये वाला जो मीन पोजीशन है, यहां से यहां तक का दूरी है। कितना है? ये दूरी है आपका कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बाई K। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, आपको ये वाला डिस्टेंस पता है, आपको ये वाला भी डिस्टेंस पता है। इस दूरी को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की दूरी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या आप इसका एम्पलीट्यूड A निकाल पाओगे? इस डिस्टेंस में से अगर आप इस डिस्टेंस को घटा देंगे तो आपको एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा। निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड? आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बाई K माइनस ऑफ कैपिटल M इंटू जी बाई K। कैपिटल M इंटू जी बाई K कैंसिल हो जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड आपका कितना आ गया? mg अपॉन K। आया समझ में? अब देखिए, आपने एम्पलीट्यूड भी पता कर लिया। हमें क्या पता करना होता है? ओमेगा। ओमेगा क्या ओमेगा पे कोई फर्क पड़ेगा? देख लेते हैं कि मास अटैच करने के बाद ओमेगा कितना होगा। यह है आपका मीन पोजीशन। आपने क्या करा है? इसको यहां पर छोड़ा था, ठीक है। बॉडी आपका क्या करेगा? एसटेम करेगा। मान लेते हैं यहां से नीचे आया, x नीचे आया मीन पोजीशन से। सपोज करो एक और फिगर ड्रॉ करो, यहां पर आप एक और फिगर ड्रॉ करो और मान लो कि ये आपका जो मीन पोजीशन है, यहां जो आपका मीन पोजीशन है, मान लेते हैं आपके मीन पोजीशन से बॉडी जो है वो आपका कहां आया है? ये आपका मीन पोजीशन है। बॉडी आपके मीन पोजीशन से x नीचे आ चुका है, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक का दूरी आपको पता है कैपिटल M इंटू स्मॉल m प्लस इंटू जी बाई के, और आप उसमें और x नीचे आप उसको खींच रहे हो। तो ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो गया? ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स हो गया K इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बाई K प्लस x। टोटल एक्सटेंशन स्प्रिंग में कहा? नेचुरल लेंथ से लेकर के यहां तक कितना? ये दूरी प्लस x। ये ऊपर लगने वाला फोर्स। नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है आपका? माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ठीक। नेट फोर्स किधर? ऊपर की तरफ। बराबर किससे कर देंगे इसको? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन a। टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन a, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, k से k क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपका कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी प्लस kx माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a। ये हो गया पूरा आपका कैंसिल। kx इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a का वैल्यू कितना आया? k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू x। हम क्या करते थे? इसी को क्या मान लेते थे? ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इसको a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर करेंगे तो आपका ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो यहां से आपका ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया? ओमेगा आ गया आपका अंडर रूट k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यहां पर जो आपका ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो चेंज होगा, क्योंकि आपने अलग से एक मास अटैच करा था स्मॉल m का। आ रहा है समझ में? कहीं पर किसी को डाउट है तो पूछिए। यहां से लेकर के यहां तक अगर डाउट है कहीं पर तो पूछिए। हमने एम्पलीट्यूड निकाल लिया है, हमने ओमेगा निकाल लिया है। अगर आपसे यहां पर बोला जाए कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, जो आपका बॉडी एसएचएम करेगा उसका मैक्सिमम वेलोसिटी आप फाइंड करके बताओ, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू ओमेगा। आपको a पता है, एम्पलीट्यूड पता है, आपको ओमेगा पता है, आप a इंटू ओमेगा करेंगे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पता चल जाएगी। लिख लीजिए। तो आपने ओमेगा निकाल लिया है, आपने एम्पलीट्यूड निकाल लिया है। अगर अब आपको बोला जाएगा कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करो, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, आपका पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, आपके पास सारे फॉर्मूले हैं और आप धीरे धीरे सारे फॉर्मूले में लगा के करते जाएंगे। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपका मास जब आपने यहां पर अटैच करा था,
यहां पर जैसे ही आपने मास अटैच करा था, यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, ये बॉडी सारा सिस्टम रेस्ट पर था। इस मास के अटैच करने के बाद इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, हाँ मास बढ़ गया, बट इस मास को आपने बहुत स्लोली ऑलमोस्ट विथ 0 वेलोसिटी इसके साथ अटैच करा है, जिससे कि इसके अटैच करने के बाद भी इस इंस्टेंट पर इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं आई है। मतलब ये रेस्ट पर ही था एट बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए, मतलब ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन था। अगर आप इसी मास को ऊपर से ड्रॉप करेंगे, मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तब जाकर के इसके साथ ये टकराएगा। और अगर ये मास इसके साथ चिपक गया, मतलब इस मास की वजह से यहां पर वेलोसिटी आ गई, तब आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस इंस्टेंट पर आपका जहां से आपका मोशन स्टार्ट हो रहा है वहां पर कुछ वेलोसिटी है, और जहां पर वेलोसिटी होगी उसको एक्सट्रीम पोजीशन नहीं बोला जाएगा। आ रहा है बात समझ में? इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। जब आप क्या करेंगे, यहीं से आपका जहां पर डिस्कशन खत्म हुआ है, हम क्या करेंगे, इस स्मॉल मास को विथ सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, और उस वेलोसिटी के प्रोवाइड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहां पर अटैच करा देंगे। अब उससे होगा क्या कि ये कुछ वेलोसिटी लेकर के आएगा, तो पूरे सिस्टम के पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। अगर पूरे सिस्टम के पास कुछ वेलोसिटी आ गई तो ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन नहीं रहा। तब आप कैसे निकालेंगे एम्पलीट्यूड, तब आप कैसे निकालेंगे ओमेगा, तब आप कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड, तब आप कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज हम लोग कल देखेंगे। यहां तक के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर मास अगर चेंज होगा तो फिर तो ओमेगा चेंज, हाँ वही तो हुआ है, वही तो यहां पर हुआ है। ये चलते ही रहेगा, चलते रहेगा मतलब, और फिर मास ऐड कर देंगे। हाँ और मास करेंगे, फिर से आपका फिर क्या होगा, अगर आप यहाँ पर और मास ऐड करेंगे उसका क्या बदल जाएगा, बस मीन पोजीशन बदल जाएगा। एसएचएम तो वहां भी करेगा, उसका ओमेगा भी बदलेगा, बट एसएचएम फिर करेगा। और ये बात समझ में, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मास था, ठीक, इस मास को आप धीरे धीरे छोड़ करके नहीं, आपने यहीं पर बस अटैच करा होता और छोड़ दिया होता, तो क्या होता, ये मास इसका मीन पोजीशन ये हो जाता। इस मीन पोजीशन के अबाउट ये क्या करता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपका एसएचएम करता, जिसका एक्सट्रीम पोजीशन यहां पर होता। क्यों हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये रेस्ट में था। जब आपने इसको अटैच करा होगा ये रेस्ट में होगा, और अटैच करने के बाद जब आप छोड़ेंगे तो ये रेस्ट से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक। ये होगा क्या, इसका मीन पोजीशन, क्योंकि यहां पर नेट फोर्स ऊपर नीचे बराबर, और इसके अबाउट ये क्या करेगा, मीन पोजीशन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा। यही आपने क्या करा, एसएचएम नहीं होने दिया, आप इसको धीरे से पकड़ के यहां पर लेकर आकर के आपने छोड़ दिया। यहां पर ये रेस्ट में था, आपने एक्स्ट्रा मास तो ऐड करा, बट इस बार ऐड करके आपने छोड़ दिया। छोड़ा तो क्या होगा, ये मीन पोजीशन तक तो पहुंचा, बट पहुंचते पहुंचते इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी आने के चलते क्या होगा कि वो वेलोसिटी इसको मीन पोजीशन से नीचे ले जाएगी, और जैसे ये मीन पोजीशन से नीचे जाएगा, नीचे लगने वाला फोर्स ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, बट ऊपर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया, क्योंकि उसमें एक्सटेंशन बढ़ गई। अब ऊपर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हो गया, तो क्या करेगा, ये मास को ऊपर खींच करके लाएगा। फिर जब ये मीन पोजीशन पर ऊपर नीचे से ऊपर आएगा, फिर जब मीन पोजीशन पर आएगा, फिर से नेट फोर्स 0 हो चुकी है, बट वहां पर आते आते फिर उसके पास वेलोसिटी आ गई है, तो फिर वो ऊपर जाएगा, और ये सिलसिला आपका चलते रहेगा ऐसे चलकर। आ रहा है समझ में, सब कुछ क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास आपका होता है खत्म, और मिलेंगे हम लोग कल, यहीं से जहां खत्म कर रहे हैं वहीं से आपका क्लास फिर से आपका कल स्टार्ट होगा, ठीक है।